अच्छा, जो हम लोग बात कर रहे हैं ना लाइव माइग्रेशन की, वो हमारे पास जो हम माइग्रेशन की बात कर रहे थे। एक मिनट। हम जो माइग्रेशन की बात परफ़ॉर्म कर रहे थे, उसमें हमने ये बात की है कि जो माइग्रेशन परफ़ॉर्म होगी अमंग द वर्चुअल मशीन्स, वो हमारे पास वर्चुअल मशीन के दरमियान में होगी। सेकंडली ये कि जो कंटेंट है वो किस तरह का होगा, तो उसमें पूरी मेमोरी माइग्रेशन भी परफ़ॉर्म हो सकती है, ठीक है? उसके अंदर आपके पास फाइल सिस्टम माइग्रेशन वो भी हो सकती है, नेटवर्क बेस्ड माइग्रेशन भी हो सकती है और ये 3 माइग्रेशंस हैं जो कि उम, हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अच्छा सेकंडली ये कि हमारे पास जो अ, हम ये माइग्रेशन ब की बात कर रहे हैं, ये अमंग द वर्चुअल मशीन्स और एक क्लस्टर के दरमियान में बात कर रहे थे, ठीक है? कि जिसमें जो क्लस्टर्स हैं ना, वो हम इस्तेमाल करते हैं और जो वर्चुअल मशीन्स डेवलप हुई हुई होती हैं या हमारे पास एक्चुअली वर्चुअल क्लस्टर डेवलपर हुआ होता है, वो हमारे पास अ, उसमें वर्चुअल क्लस्टर के दरमियान में हमारे पास माइग्रेशन हो रही होती है। मैं इसकी आपके पास एक डायग्राम शेयर करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि हम वर्चुअल क्लस्टर्स कैसे डेवलप करते हैं। कल मैंने वैसे डिस्कशन की थी ना कि वर्चुअल क्लस्टर्स क्या होते हैं। हुँ, यस सर। चलिए मैं आपको फिर एक कंटेंट शेयर करता हूँ, सब्र करें। पीडीएफ नहीं शेयर हो सकती है। 1 मिनट दें मुझे। अब आपको एक नोट्स शो हो रहे हैं मेरे? जी सर। अच्छा, इधर हम अगर बात करें, तो इधर हमारे पास अ, ये जो ऊपर आपको 2-3 डब्बे नज़र आ रही हैं, फिज़िकल क्लस्टर्स के डब्बे हैं, ठीक है? ये हमारे पास एक्चुअली फिज़िकल क्लस्टर डेवलप हुआ हुआ है। इस क्लस्टर के अंदर वो हमें क्लस्टर कंप्यूटिंग का पूरा लेक्चर फिर बताना पड़ेगा, क्लस्टर के अंदर क्या कुछ होता है। अच्छा, इसी क्लस्टर इसी जो फिज़िकल क्लस्टर्स हैं 2-3, इन फिज़िकल क्लस्टर्स को अगर हम विज़ुअलाइज़ करें, तो हमारे पास ये इस तरह से भी बन सकता है कि हमने सपोज़ कुछ पोर्शन जैसे आपको येलो में जो ये हाइलाइटेड नज़र आ रहा है दिस वन, कुछ पोर्शन या अगर बात करेंगे 4 रैक्स क्लस्टर 1 के, 4 क्लस्टर 2 के, 4 क्लस्टर 3 के, इनसे मिला के हमने एक वर्चुअल क्लस्टर बनाया। ये हमारे पास वर्चुअल क्लस्टर नंबर 1 बनेगा। तो इस तरह हमारे पास और फिर वर्चुअल क्लस्टर 2 जो है वो सिर्फ़ फिज़िकल क्लस्टर नंबर 3 के कुछ 3 रैक से है। इसी तरह क्लस्टर 3 जो है वो सिर्फ़ क्लस्टर 1 के कुछ रैक से है, इस तरह। तो हमारे पास जो फिज़िकल क्लस्टर्स होते हैं, उनसे ही हम मिला के तो वर्चुअल क्लस्टर बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा फिज़िकल क्लस्टर हम एक वर्चुअल क्लस्टर्स के ऊपर मैप करें, ठीक है? उसके कुछ पोर्शन से मिला के भी हम बना सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा वो उसके सारे वही हैं जो वर्चुअलाइज़ेशन के फ़ायदे हैं, ठीक है? इसके अंदर जो वर्चुअल क्लस्टर नोड्स होते हैं ना, वो फिज़िकल भी हो सकते हैं और वो वर्चुअल मशीन्स भी हो सकती हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन हो रही होती हैं विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स।
जो कि एक फिजिकल नोड के ऊपर काम कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि हमारे पास जब हमने क्लस्टर कंप्यूटिंग की बात की थी, तो हमने ये बात कही थी कि जो क्लस्टर कंप्यूटिंग है, उसके अंदर होमोजीनियस नोड्स होनी चाहिए। ऐसे ही था ना? Yes, sir. Same operating system in architecture. बिल्कुल। अब वर्चुअल क्लस्टर्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन्स कहें या वर्चुअल नोड्स कहें, वर्चुअल क्लस्टर नोड्स जो होंगी ना, ये वो नोड सेलेक्ट की जाएँगी कि जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम और वो सारा कुछ होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है? ये बिहेव ऐसे करेंगी कि ये होमोजीनियस है। इनका ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल कंपैटिबिलिटी होगी। सपोज़ ये जो फिजिकल क्लस्टर की ये जो नोड है दिस वन, इसके अंदर हमने इनिशियली यहाँ पे विंडोज़ था। हमने वर्चुअल क्लस्टर डेवलप किया और इसकी जो सारी नोड्स हैं इनके अंदर लिनक्स इंस्टॉल किया। तो अब ये जो 4, 8, 12 जो नोड्स हैं, 3 डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर, फिजिकल क्लस्टर के अंदर, ये 12 नोड्स जो हैं, ये वर्चुअल क्लस्टर 1 का पार्ट है और इन सब के अंदर सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है? बट इसकी जो फिजिकल नोड्स हैं, उन फिजिकल नोड्स के अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बात समझ आ रही है? कि सपोज़ ये जो 12 नोड्स हैं ना, इनके अंदर फिज़िकली जो है, वो किसी के अंदर विंडोज़ है, किसी के अंदर सपोज़ सन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? किसी के अंदर फेडोरा लिनक्स है, ठीक है? तो अब इनका फिज़िकल क्लस्टर नहीं बन सकता था। तो अब इनका वर्चुअल क्लस्टर कैसे बनेगा कि इन सब के अंदर वर्चुअल मशीन हम इंस्टॉल करते हैं। ये जो वर्चुअल क्लस्टर 1 है, इनकी जो सिलेक्शन हुई है, वो इस तरह से हुई है कि इनके अंदर सिमिलर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हुई है और उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सेम है। इन 12 जो नोड्स हैं, इनका फिज़िकल ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर है। किसी के अंदर विंडोज़ है, किसी के अंदर सन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी के अंदर और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जबकि इनका वर्चुअल मशीन जो है, उनका सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है। सपोज़ वो सेंटोस है। तो अब इनसे मिलके जो है ना, वो एक वर्चुअल क्लस्टर बनेगा। और जो वर्चुअल मशीन्स होंगी जिनके पास ये एक्चुअली गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि उसके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट है। तो जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इन 12 नोड्स का है, जो एक क्लस्टर के नोड्स हैं, वर्चुअल क्लस्टर नोड, वो मैनेज करेगा उसकी फिजिकल मशीन के रिसोर्सेज को और वर्चुअल मशीन की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होनी है। इसकी वजह से हमारे पास एक तरह से कंसोलिडेशन विद मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हम एक सर्वर के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस वजह से हमारे पास सर्वर्स की यूटिलाइज़ेशन और एप्लीकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है, वर्चुअल क्लस्टर्स डेवलप करने से। तो फिज़िकल क्लस्टर्स और वर्चुअल क्लस्टर्स के अंदर ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, जिस वजह से प्रेफ़र ये किया जाता है कि आप एंटरप्राइज़ सॉल्यूशंस के लिए वर्चुअल क्लस्टर्स डेवलप करें। ताकि उनको बेहतर एप्लीकेशंस वगैरह और बेहतर फंक्शनैलिटीज़ हम दे सकें। अच्छा, ये मैं नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी ना इसके ऊपर वर्चुअल क्लस्टर्स के ऊपर। अब अगर हम लोग बात करें एक डाटा सेंटर की, तो पहले तो ये बताएँ डाटा सेंटर क्या चीज़ होती है? डाटा सेंटर्स क्या होते हैं? सर एग्जाम्पल डेटा सेंटर में मुख्तलिफ सर जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपस में और मोस्टली हम डेटा स्टोरेज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। हुँ, ये एक बात ये हो गई और हुँ, और कोई? अब्दुल्ला अफ़ज़ल है यहाँ पे?
क्या हुआ है, सो गए हो सारे? सर सर्वर्स होते हैं डेटा सेंटर में। क्या होते हैं ऐसन? सर्वर्स होते हैं सर, बहुत सारे। ठीक है, सर्वर्स होते हैं। मतलब डाटा सेंटर होता क्या है, मेरा सवाल ये है। सर जी डेटा सेंटर जो है वो एप्लीकेशंस के लिए शेयर्ड एक्सेस प्रोवाइड करता है सर। क्या प्रोवाइड करता है खुबैब? शेयर्ड एक्सेस प्रोवाइड करता है सर जी एप्लीकेशंस के लिए यूजिंग कम्प्लेक्स कंप्यूटिंग सर। ठीक है, बात सही है। देखिए, डाटा सेंटर का काम ये होता है कि आपको ना, जो उसके यूजर्स होते हैं, डाटा सेंटर इस वजह डेवलप किए जाते हैं कि जो यूजर्स का वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा होता है किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए। जैसे अब सर्विस प्रोवाइडर डाटा सेंटर्स के बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे गूगल है, याहू है, अमेज़न है, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, एप्पल है, ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स ली जा सकती हैं। कि ये वो कंपनीज़ हैं कि जिन्होंने ना बिलियंस ऑफ इनके कस्टमर्स हैं और इनकी जो सर्विसेज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बिलियंस ऑफ कस्टमर्स को, वो भी बहुत वैरायटी के अंदर है। तो डाटा सेंटर्स यूजुअली जो इनिशियली जो डेवलप किए गए थे, वो डाटा की स्टोरेज के लिए थे। इतने बिलियंस ऑफ कस्टमर्स का डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है, तो उसके लिए डाटा सेंटर्स डेवलप किए थे। फिर डाटा सेंटर्स मज़ीद इवॉल्व होते रहे। उसमें हमारे पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज़ भी इंक्रीज़ की गई ताकि फास्टर रिस्पॉन्स टाइम दिया जा सके। और जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जो सर्विसेज़ हैं, वो भी उनको भी कॉम्प्लेक्स सर्विसेज़ को भी प्रोवाइड किया जा सके यूज़र्स को। और जो ये कंपनीज़ हैं, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए होते हैं डाटा सेंटर्स की कंस्ट्रक्शंस के लिए, इनकी ऑटोमेशन के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए। क्योंकि एक डाटा सेंटर के अंदर हज़ारों सीपीयूज़, जीपीयूज़ और बहुत सी बलाएँ चीज़ें वहाँ पे लगी होती हैं। और एक डाटा सेंटर डेवलप करने के अंदर अरब डॉलर लग सकते हैं आसानी से। और ये जो डाटा सेंटर की ऑटोमेशन की अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो डाटा सेंटर के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ हार्डवेयर होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसकी जो डेटाबेस की रिसोर्सेज़ होंगी वो भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो इन सारी चीज़ों को हमने डायनामिकली एलोकेट भी करना है, मिलियंस ऑफ यूज़र्स को, बिलियंस ऑफ यूज़र को एक ही टाइम के ऊपर। और 2 चीज़ें गारंटी करनी है। पहली चीज़ ये कि जो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन और ऑटोमेशन है ना, ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो। कॉस्ट इफेक्टिव हो प्लस यहाँ पे जो यूज़र्स को एक्सपीरियंस मिले आपकी डाटा सेंटर से सर्विसेज़ का, वो बहुत अच्छा हो, जिसको हम मेज़र करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस से। क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर हम गारंटी करें कि यूज़र को इतनी बैंडविड्थ मिलेगी, कम से कम डिले मिलेगा, कोई सर्विस आउटेज नहीं मिलेगी। ये ऐसे बहुत से क्राइटेरियाज़ होते हैं। तो 2 चीज़ें गारंटी की जाती हैं डेटा सेंटर ऑटोमेशन के अंदर। एक क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज़र को, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और ये जो ऑटोमेशन प्रोसेस है ना, कि जिसमें हमने पूरे डाटा सेंटर को ऑटोमेट करना है, जिसमें उसने डायनामिकली रिसोर्सेज़ भी एलोकेट करनी है, डेटाबेस की रिसोर्सेज़, सॉफ्टवेयर की रिसोर्सेज़, हार्डवेयर की रिसोर्सेज़ यूज़र को एलोकेट करनी है डायनामिकली। ये जो ऑटोमेशन का प्रोसेस है ना, इसकी डाटा सेंटर की ऑटोमेशन की वजह से हमारे पास जो वर्चुअलाइज़ेशन की प्रोडक्ट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई हैं। एक एस्टिमेट ये कहता है कि 2006 से 2011 के दरमियान में सिर्फ़ वर्चुअलाइज़ेशन की जो मार्केट शेयर था ना, वो अराउंड 1 बिलियन के करीब-करीब था बिज़नेस और एंटरप्राइज़ेज़ के अंदर। ठीक है। 2006 से 11 के अंदर ये 1 बिलियन से इंक्रीज़ हुआ और ओवर द टाइम ये मज़ीद इंक्रीज़ होते-होते 2011 के अंदर ये अराउंड 3.2 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट तक पहुँच चुका है। तो डाटा सेंटर्स की ऑटोमेशन और वर्चुअलाइज़ेशन ये हमारे पास अब हमने डिस्कस करना है। तो इसके अंदर सबसे पहला काम जो हमने परफ़ॉर्म करना होता है डाटा सेंटर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे
हमने सर्वर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है एक डाटा सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे हमने वर्कलोड को हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज़ के अंदर। एक कहलाता है बर्स्टी वर्कलोड और एक कहलाता है हमारे पास एक्टिव वर्कलोड या नॉन इंटरएक्टिव वर्कलोड। जो हमारे पास बर्स्टी वर्कलोड होता है ना, उसके अंदर जो इसकी एग्जांपल ली जाती है वो वीडियो सर्विसेज की ली जाती है कि जो यूजर्स होते हैं ना वो किसी एक टाइम के ऊपर एक्टिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आती है, तो वॉल्यूम ऑफ जो बर्स्टी वर्कलोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है मगर सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है। जबकि जो सेकंड टाइप ऑफ वर्कलोड होता है वो एक्टिव वर्कलोड होता है और एक्टिव वर्कलोड के अंदर एक एकदम से वर्कलोड नहीं आता, वो एक कंटीन्यूअस वर्कलोड होता है, जो कि डाटा सेंटर की तरफ आता है, जिसके अंदर वीडियो के अलावा नॉन रियल टाइम एप्लीकेशंस आ गई, सीपीयूज़ और मेमोरी के इंटरफेसेस इस तरह की यूटिलाइजेशंस आ जाती हैं। तो हमने जो डाटा सेंटर्स के अंदर जो सर्वर्स होते हैं ना, उनको अंडर यूटिलाइज़ नहीं करना। उनको कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि जो आपके रिसोर्सेज़ हैं सर्वर्स की वो वेस्ट ना हो और आपकी जो सर्वर की कंसोलिडेशन है वो आपकी बेहतर हो ताकि आपके पास हार्डवेयर रिसोर्सेज वो आप बेहतर प्रोवाइड कर सकें। फिजिकल सर्वर से रिड्यूस आपके पास हार्डवेयर रिसोर्सेज होंगी तो आप बेहतर दे सकते हैं वर्चुअलाइजेशन। और अगर हम इसकी वर्चुअलाइजेशन की बात करें सर्वर्स की, तो इसके कुछ हमारे पास फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। फ़ायदे ये है कि जो सर्वर की वर्चुअलाइजेशन है ना, वो हमारे पास अगर कम रिसोर्सेज भी हैं, तो भी हम वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करके तो फिर भी हम यूज़र्स को एलोकेट कर सकते हैं रिसोर्सेज। बट इसके नुकसानात की बात करें तो हमारे पास पहला नुकसान तो ये है कि वर्चुअलाइजेशन की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई कि हमने सर्वर्स की वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म कर दी है। दूसरा हमारे पास स्टोरेज की मैनेजमेंट इसकी भी वर्चुअलाइजेशन होती है। उसके अलावा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो डाटा सेंटर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी भी वर्चुअलाइजेशन होती है। ये एक टेबल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हियर। इसमें निम्बुस है, ये लिनक्स और अपाची V2 पे काम करता है। यूक्लिटस है, लिनक्स और बर्कले ने डेवलप किया है। ओपन नेबुला है, लिनक्स और अपाची ने डेवलप किया। vSphere 4 है, विंडोज़ और लिनक्स का विंडोज़ के अंदर भी इस्तेमाल होता है, लिनक्स में भी। और यहाँ पे जो रिसोर्सेज जो वर्चुअलाइज़ की गई, वो आप देख सकते हैं। निम्बस के अंदर वर्चुअल मशीन्स की क्रिएशंस है और वर्चुअल क्लस्टर्स की क्रिएशंस है। इक्लिप्टस के अंदर वर्चुअल नेटवर्किंग है। ओपन नेबुला के अंदर मैनेजमेंट ऑफ वर्चुअल मशीन्स है, होस्ट है, वर्चुअल नेटवर्क है, शेड्यूलिंग के टूल्स हैं। और आपके पास जो vSphere 4 है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअलाइजेशन है फॉर डाटा सेंटर्स। इसके डिफरेंट क्लाइंट लेवल एपीआईज़ भी आप देख सकते हैं। इसका पब्लिक क्लाउड इंटरफेस भी दे सकते हैं। और इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे वर्चुअल नेटवर्क्स डेवलप कर सकते हैं। वर्चुअल नेटवर्क में डायनामिक प्रोविजन भी दे सकते हैं, डाटा की प्रोटेक्शन, स्टोरेज, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि जिनके थ्रू हम एक डाटा सेंटर को ऑटोमेट और वर्चुअलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, वैसे तो इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, बट मैं एक डायग्राम आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें हम इसमें इन सारी चीज़ों की मैं एक समरी आपको बता देता हूँ। अच्छा, इधर आप डायग्राम आप देख सकते हैं। डायग्राम नज़र आ रही है ना सबको? वेब। यस सर। अच्छा जी। इधर आपको कुछ ये ऊपर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं।
और फिर कुछ हमारे पास फीचर एप्लीकेशंस हैं जो कि ओवर द टाइम डेवलप होंगे। ये आपके पास फर्स्ट लेयर जो है ना वो वर्चुअल मशीन या वीएमवेयर का सेंटर सूट है, जो कि एक लेयर है जो कि वर्चुअलाइज करती है हमारे पास। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन लेवल सर्विसेज हैं, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल सर्विसेज हैं, और नीचे हमारे पास इंटरनल क्लाउड है, और फिर उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल क्लाउड से हम कनेक्टेड है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें ना हमारे पास ये vSphere 4 की ये डायग्राम है कि जिसमें हमारे पास हमने कंप्यूटेशन नोड्स को भी मैनेज करना है, नेटवर्क रिसोर्सेज को भी मैनेज करना है, और स्टोरेज को भी मैनेज करना है। इधर जो कंप्यूटेशन रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास इंटरनल क्लाउड के अंदर है, ठीक है। जो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं वो भी इधर हैं, और इन सब को हमने यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज या एप्लीकेशन सर्विसेज वो हमने मैनेज करना है। इसके लिए डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन की स्ट्रेटजीज है। vSphere 4 के अंदर हम ऐसा ही कुछ काम करते हैं। vSphere 4 की इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से है कि वो स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज करता है, और vSphere 4 की जो काम है ना वो एप्लीकेशन सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के ऊपर है, कि जिसमें वो कंप्यूटेशन रिसोर्सेज को भी वर्चुअलाइज करता है, स्टोरेज सर्विसेज को भी, और नेटवर्क सर्विसेज को भी। कंप्यूटेशन की वर्चुअलाइजेशन के लिए उसके पास हाइपरवाइजर्स हैं। ESX के हाइपरवाइजर है, ESXi का और DRS का। ये हमने कल देखे थे हाइपरवाइजर्स। DRS का काम तो होता है डायनामिक रिसोर्स शेड्यूलिंग, जो कि खुद डायनामिकली रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। देन स्टोरेज की वर्चुअलाइजेशन के लिए यहाँ पे थिन प्रोविजनिंग या VMFS है, और नेटवर्क की वर्चुअलाइजेशन के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विचेस हैं। अच्छा, एप्लीकेशंस की अगर हमने वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करनी यूजिंग vSphere 4, तो यहाँ पे vMotion के ज़रिए फॉल्ट टॉलरेंस की हैं, ये कल हमने डिस्कस की थी, हाई अवेलेबिलिटी है, और DRS वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो भी हम ओवर द टाइम वो उनको भी वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये तो था आज के लेक्चर के मुतालिक। अब आपके कुछ सवालात हैं तो आप वो पूछ सकते हैं।